स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक गुप्त काल और गुप्त वंशों के बारे में। ठीक है, गुप्त काल के इतिहास के बारे में देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत के भी बारे में देखा जाएगा, साहित्यिक स्रोत भी देखेंगे, श्रीगुप्त के बारे में, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त की विजय नीति, समुद्रगुप्त के द्वारा प्रचलित सिक्के, चंद्रगुप्त द्वितीय, मंदिर निर्माण शैली, बहुत सारे जो आप टॉपिक दिख रहे हैं आपको, इन सब के बारे में एक एक जानकारी हम पढ़ेंगे। और यह वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस गुप्त काल से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एक पॉइंट को आपको छोटे से लेकर के बड़ी पॉइंट को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुप्त काल के इतिहास के बारे में देखते हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय इतिहास में, पूरे भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्णिम युग बोला जाता है। गुप्त काल को पूरे भारतीय इतिहास में क्या कौन सा नाम दिया गया? स्वर्णिम युग का। ठीक है, इतना यह स्वर्णिम युग के नाम से विख्यात है। युग नहीं, युग। ठीक है, गुप्त काल को स्वर्णिम युग का नाम दिया जाता है। ठीक है, यह पूरे इतिहास की बात में। ठीक है, क्यों क्यों स्वर्णिम युग के नाम से यह विख्यात है? क्योंकि इस काल में कला, संस्कृति और साहित्य का चारों तरफ से विकास हुआ था। ठीक है, कला, संस्कृति, साहित्य और साथ ही साथ विज्ञान का चारों तरफ मतलब चौमुखी विकास हुआ था। इस वजह से इस युग को स्वर्णिम युग बोला जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते थे ये गुप्त लोग कौन थे। गुप्त लोग, ठीक है, तो ये गुप्त लोग जो थे ना, यह कुषाण आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कुषाणों के बारे में। एक कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, कुषाणों के सामंत को गुप्त कहा जाता था। ठीक है, अच्छा, एक टॉपिक और नोट कर लीजिए कि मौर्यों के पतन के बाद, किनके पतन के बाद? मौर्यों के पतन के बाद गुप्तों ने एक बार पुनः पूरे भारत पर राजनीतिक एकता की स्थापना की। जैसा कि हम बता दें आपको कि मौर्य जो काल था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, बिंबिसार, अशोक, इन सब ने पूरे भारत पर उत्तर से लेकर के दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरा भारत मौर्य का साम्राज्य स्थापित हुआ था। मौर्य साम्राज्य के बाद जो ये गुप्त साम्राज्य था, ठीक है, पूरे भारत पर स्थापित हुआ। ठीक है, सबसे पहले मौर्य ने राज किया पूरे भारत पर, मौर्यों का अधिकार था। इसके बाद मौर्य पतन के बाद गुप्तों का यह एक बार पुनः पूरे संपूर्ण भारत, उत्तरी भारत पर इसका राजनीतिक स्थापना हुई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि गुप्त काल में कौन कौन से शासक हुआ करते थे। तो गुप्त काल में काफ़ी अधिक शासकों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर हम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहतर माने जाते हैं, हम केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। गुप्त शासकों की जो सूची है ना, हम उनके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं श्रीगुप्त की। श्रीगुप्त की बात करें तो इसका जो शासनकाल है ना, 240 से 280 ईस्वी तक, मतलब केवल 40 वर्षों का ही शासनकाल रहा। ठीक है, श्रीगुप्त की बात करें तो यह गुप्त शासक का संस्थापक माना जाता है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। और इसी श्रीगुप्त को हम आदि पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, आदि पुरुष। आई बात समझ में, क्योंकि यह गुप्त वंश का पहला ऐसा पुरुष था जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, अगले हम महत्वपूर्ण अगर शासक की बात करें तो वह है चंद्रगुप्त प्रथम।
इनके बाद श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आते हैं। कौन नाम है उसका? दूसरे नंबर पे घटोत्कच। ठीक है, इनका बहुत विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। तीसरे नंबर पे आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। इसी चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्तों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आई बात समझ में? गुप्तों का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक इसी चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये संस्थापक तो ये भी थे, श्रीगुप्त भी, ठीक है, श्रीगुप्त भी मौर्य गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है कि ऐसा संस्थापक जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा प्रचलित और जो भी साहित्य है, कला है, संस्कृति आदि का विकास जिस शासक में होता है उसे हम वास्तविक शासक, वास्तविक संस्थापक का नाम देते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर चंद्रगुप्त प्रथम है। और चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पर समुद्रगुप्त का नाम आता है। समुद्रगुप्त का, अगर समुद्रगुप्त के बारे में जाने तो यह सबसे महान शासक, सबसे महान शासक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, पहले केवल हम ये शासकों की लिस्ट हम बता रहे हैं आपको, इसके बारे में एक एक करके हम प्रत्येक शासकों का डिटेल बताएंगे। पाँचवें नंबर पे है आपका रामगुप्त। क्या नाम है? रामगुप्त, जिसे निकम्मा शासक भी कहा जाता है, निकम्मा शासक। ठीक है, और छठे नंबर की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसे एक उपाधि भी मिली थी जिसका अलग नाम है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो एक और नाम मिलता है सातवें नंबर पे, कुमारगुप्त। कौन सा नाम मिलता है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को महेंद्र द्वितीय के नाम से जाना जाता है, महेंद्र द्वितीय। यह एग्जामों में पूछ सकता है उपनामों के बारे में। ठीक है, अच्छा, कुमारगुप्त में के बारे में अगर हम बताएं आपको तो इसे शरद कालीन सूर्य की भांति शांत कहा गया है। कुमारगुप्त को जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसने इसे शरदकालीन सूर्य की भांति, शरदकालीन सूर्य की भांति शांत कहा गया है, शांत कहा गया है। आई बात समझ में? ठीक है, आठवें नंबर की तरफ चलते हैं तो स्कंदगुप्त। किसके बारे में? आठवें नंबर पे है स्कंदगुप्त। ठीक है, नौवें नंबर पे है पुष्पगुप्त। 10वें नंबर पे है कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय। और 11वें नंबर की अगर हम बात करें तो बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त। 12वें नंबर पे है नरसिंहगुप्त, नरसिंहगुप्त। 13वें पे भानुगुप्त है, नाम है उनका भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त। और 14वें पे है कुमारगुप्त तृतीय। लास्ट जो है आपका 15वां महान शासक और अंतिम शासक विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। ठीक है, जिसे यह अंतिम शासक माना जाता है। आई बात समझ में? यह इस प्रकार आपके 15 गुप्त शासकों की लिस्ट हमने आपको बताई। अब चलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में हम एक एक पॉइंट देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम ऐसे नॉलेज रखें जो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम से। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, इसके शासनकाल जो है ना 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व नहीं ईस्वी तक। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो है ना, इसको अभी हमने बताया था कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एक एक पॉइंट नोट करते चलिए। गुप्त वंश का
वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, इसने अपने राज्यारोहण के दिन अगर बात करें, जब वह सिंहासन पर बैठा उस दिन उसने एक नई संवत चलाई। ठीक है। उस संवत का नाम था गुप्त संवत। ठीक है। गुप्त संवत किसने चलाई? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है। और अगर बात करें सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। सोने के सिक्के चलाने वाला शासक, कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इसने जो शादी की ना, एक लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, जिनका नाम कुमार देवी था। कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? ये वैशाली की लिच्छवी वंश की। वैशाली जगह है, वहाँ की वंश था लिच्छवी वंश। वंश का क्या नाम है? लिच्छवी वंश। मतलब वैशाली की लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया। और विवाह करने के उपरांत इसने सोने के सिक्के चलाए। किसके सिक्के? सोने के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। सोने के सिक्के चलाए। जो सोने के सिक्के चलाए ना, वह ऐसा करने वाला प्रथम शासक। यह पूछ सकता है किसके उपलक्ष्य में? यह कुमार देवी से विवाह करने के उपलक्ष्य में इसने सोने के सिक्के चलाए। आई बात समझ में? इस शासकों में चांदी के भी सिक्के चलाए, लेकिन पहला जो बात करें सोने के सिक्कों में, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। ठीक है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई। ठीक है। ऐसा करने वाला यह प्रथम शासक था। मतलब नोट कर लीजिए, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम अगर हम रिवाइज कर लें, चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन काल है 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक। ठीक है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। इसने एक संवत चलाई, जिस संवत का नाम है गुप्त संवत। सोने के सिक्के भी चलाए। और किसके उपलक्ष्य में सोने के सिक्के चलाए? और ऐसा करने वाला यह प्रथम शासक था। ठीक है। कुमार देवी से शादी करने के उपलक्ष्य में इसने प्रथम सिक्के चलाए सोने के। ठीक है। और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला भी यह प्रथम शासक था। ठीक है। आगे चलते हैं। एक अन्य दूसरे नंबर की अगर हम बात करें शासकों में, तो समुद्रगुप्त। यह नाम गुप्त साम्राज्य में काफी विख्यात है और सबसे महान शासकों की श्रेणी में आता है। गुप्त वंश का सबसे महान शासक। एक एक पॉइंट नोट करते चलिए। गुप्त वंश का सबसे महान शासक, समुद्रगुप्त को माना जाता है। ठीक है। और समय सीमा की बात करें तो 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक। अब देखिए समुद्रगुप्त के जानकारी के बारे में देखते हैं। जानकारी कहाँ से मिलती है समुद्रगुप्त में? तो नाम सुना होगा आपने प्रयाग प्रशस्ति का। प्रयाग प्रशस्ति जो यह हरिशेर द्वारा लिखी गई है। ठीक है। जो जानकारी मिलती है वह प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। यह लिखी गई पुस्तक है। रचना जो है, यह रचनाकार का नाम है हरिशेर। ये जो हरिशेर थे ना, ये दरबारी कवि हुआ करते थे। दरबारी
कवि। किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। ठीक है। और समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है और इसके रचयिता हरिसेन है। यह पूछा भी जाता है बार बार एग्जामों में कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, तो वो हरिसेन है। ठीक है। अशोक के प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख पर उत्कृष्ट है। और जो इसका इतिहास मिलता है ना अशोक का अपने प्रयाग प्रशस्ति, यही बात है, यह कौशाम्बी के स्तंभ लेख पर भी उत्कीर्ण मिलता है। ठीक ना। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर स्तंभ लेख की बात किया जाए तो यह स्तंभ लेख अगर मान लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को हम फलक बोलते हैं और यह वाला इस वाले हिस्से पर अगर एक लेखन किया गया है तो सबसे पहले यहाँ पर अशोक, ऊपरी हिस्से में प्रयाग प्रशस्ति की बात कर रहे हैं हम। यह जो स्तंभ है ना, अगर मान लिया जाए यह प्रयाग प्रशस्ति का स्तंभ है, तो प्रयाग प्रशस्ति का स्तंभ, तो सबसे ऊपर वाले हिस्से में अशोक के बारे में लिखा गया है और इसके बाद उसके जस्ट निचले वाले हिस्से में यह वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर हरिसेन द्वारा लिखी गई बात है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति यहाँ से ली गई है। और इसके नीचे वाले की अगर हम बात करें इस वाले हिस्से की, तो इस वाले हिस्से में बीरबल का उल्लेख मिलता है, बीरबल, आई बात समझ में। और निचले वाले हिस्से में जहांगीर का उल्लेख मिलता है। मतलब यहाँ से प्रयाग प्रशस्ति में इतने लोगों का उल्लेख मिलता है। सबसे ऊपर अशोक का है, इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति मतलब हरिसेन द्वारा रचना, हरिसेन का उल्लेख मिलता है, बीरबल का है और इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है, समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। तीसरे नंबर पे बीरबल है और पहले नंबर पे चौथे नंबर पे जहांगीर का उल्लेख मिलता है। आई बात समझ में। तो कुछ और तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो अगला तथ्य यह है कि समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 100 युद्धों का विजेता किसे माना जाता है? तो वह है समुद्रगुप्त, 100 युद्धों का विजेता। ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें, समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने नेपोलियन कहा है। इसी 100 युद्धों को जीतने के बाद या फिर इसी युद्ध को जीतने के कारण या उपलक्ष्य में एक व्यक्ति जिनका नाम मिलता है विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ नाम मिलता है, इनके द्वारा इन्हें भारत का नेपोलियन का नाम दिया गया, भारत का नेपोलियन। ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? विंसेंट स्मिथ के द्वारा। ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन में बना हुआ यह पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या बजाते हुआ? सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए, बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है। इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। क्या था? संगीत प्रेमी हुआ करता था। ठीक ना। और अगले पॉइंट के, समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों में लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। सिक्कों में, कहाँ बात करा? सिक्कों में लिच्छवी दोहित्र, सिक्कों में लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, दोहित्र कहा गया है। आई बात समझ में। ठीक है। अगर कुछ ध्यान से देखें, 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त को माना जाता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ द्वारा कहा गया था। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। पूछा जाता है किस शासक को बीड़ा बजाते हुए उनके सिक्के पर दिखाया गया है, तो वो है समुद्रगुप्त। और इसी बीड़ा बजाते हुए से ये प्रतीत होता है कि वह संगीत प्रेमी है। ठीक है। सिक्कों में लिच्छवी दोहित्र का नाम उल्लेखित है। ठीक है। इसने 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए। 6 प्रकार के, कितने प्रकार के? 6 प्रकार के सोने के सिक्के, सोने के सिक्के चलाए। ठीक है। और इसे एक उपाधि भी मिली थी, जिस उपाधि का नाम है कविराज की उपाधि। कविराज की उपाधि भी प्राप्त थी। समुद्रगुप्त के बारे में अगर हम बता दें
तो समुद्रगुप्त जो ना विष्णु का भी विष्णु का उपासक था, विष्णु का उपासक था। ठीक है, इसे संगीत प्रेमी भी कहा जाता है, संगीत प्रेमी भी कहा जाता है, और समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक भी था। ठीक है, अब चलते हैं यह युद्ध नीतियों के बारे में, इसकी राज्य करने की क्या क्या नीतियां हुआ करती थी। नीतियों के बारे में अगर चलते हैं तो नीतियां देख लीजिए आप। इसने चारों तरफ की अगर बात करें, चार दिशाओं की बात करें, भारत के उत्तरी, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, सब दिशाओं में इसकी अलग अलग नीतियां हुआ करती थी। अगर हम उत्तर भारत की नीति की बात करें, उत्तर भारत की अगर हम नीति की बात करें तो यहाँ पर प्रसबोधरण नीति अपनाता था, प्रसबोधरण नीति अपनाता था। इस प्रसबोधरण का नीति का मतलब होता है कि जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना प्रसबोधरण की नीति। उत्तर भारत में यह विधि नीति हुआ करती थी। और दक्षिण भारत की अगर बात करें, दक्षिण भारत की जो नीति थी ना, ग्रह व भोक्ष सुग्रह, सुग्रह, इसका मतलब है केवल कर प्रदान करना, यह कर लेकर के छोड़ देता था। ठीक है, राजाओं को केवल कर लेकर छोड़ देता था, प्रदान करना इस नीति का नाम है। और पश्चिमी विदेशी शासक की बात करें, पश्चिमी विदेशी शासक में कौन थे? शक, कुषाण, आपने नाम शक, कुषाण। ठीक है, पश्चिमी विदेशी शासक थे, पश्चिमी विदेशी शासक कौन कौन थे? शक, कुषाण जो थे ये पश्चिमी विदेशी शासक में आते थे। ठीक है, इनके साथ इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन, और क्या था? कन्योपायन। कन्योपायन का मतलब है अपनी लड़की का शादी कर देते थे गुप्तों के साथ, जिससे वे अपने राज्य को भी बचा लेते थे, शासन को भी लेता था। आत्मनिवेदन का मतलब होता था कि खुद वो निवेदित करते थे। ठीक है, शासन याचन, शासन याचन के द्वारा भी मतलब अपने शासन की याचन करते थे कि मतलब हमारे शासन को, सब बात करें कि समुद्रगुप्त ना इतना प्रभावशाली था कि इससे पूरे भारतवर्ष के और बाहरी विदेशी शासकों को भी डर पैदा हो गया था। यह जिस दिशा की ओर बढ़ता था वह उधर उस शासकों में इतना भय प्रतीत हो जाता था कि वे इन सब का उपयोग करते थे। जैसे आत्मनिवेदन करते थे, अपने राज्य को बताते थे, अपनी कन्याओं का विवाह करके अपने राज्य को बचा लेते थे, शासन आचना, अपने शासन का आचना करते थे कि हमारे शासन को बख्श दिया जाए। इस तरह से वे अपने राज्य को बचाते थे। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर पूर्व के शासकों की, उत्तर पूर्व के शासकों की अगर हम बात करें तो उधर कौन सा नीति अपनाता था? सर्व कर दानम, सभी कर को दान करना, सभी प्रकार के जो कर थे ना उसको दान करना, सर्व कर दानम, इस प्रकार की नीति को वहाँ पर अपनाता था। दूसरी बात आज्ञाकरणम, आज्ञाकरणम, दिए गए आज्ञा को अच्छी तरह से मानना, आज्ञाकरणम। ठीक है, प्रणाम आगनम, प्रणाम आगमनम, मतलब सर झुका करके प्रणाम करना। ठीक है, इस प्रकार की प्रथा उसने चलाया। और उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी विदेशी शासक और उत्तर पूर्व के शासकों में इस प्रकार से उसने नीतियां चला करके अपने राज्य को विस्तार किया। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप नोट कर सकते हैं यहाँ से कि भानुगुप्त के एरण अभिलेख में, कौन सा अभिलेख? भानुगुप्त का अभिलेख है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, एरण अभिलेख काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एरण अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? भानुगुप्त के द्वारा। ठीक है, एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त के प्रसन्न होने पर, अभिलेख में जब समुद्रगुप्त प्रसन्न होता था, क्या होता था? प्रसन्न होता था तो उस समय उसे कुबेर कहते थे। मतलब समुद्रगुप्त जब खुश होता था ना तो वो इतना धन वितरित कर देता था, इतना दान कर देता था, तो इसने दान की वजह से उसे कुबेर कहा जाता था। लेकिन अगर वो जब नाराज हो जाता था ना, नाराज जब हो जाता था तो उसे यमराज कहा जाता था, यमराज, इस प्रकार का वो शासक था।
मतलब किसी की खैर नहीं होती थी जब वो नाराज हो जाता था, ठीक ना। और ये अगर बात करें समुद्रगुप्त को, तो समुद्रगुप्त पूरे गुप्त वंश में इतना सबसे अगर कहा जाए तो सबसे प्रभावशाली और सबसे महान शासक माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले शासक की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार आपने समुद्रगुप्त के बारे में इतनी सब जानकारियाँ दी, ठीक है। काफ़ी जानकारियाँ हैं, देख लीजिए यहाँ से, आप इसको नोट करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय यह भी एक महान शासक हुआ करता था। इसकी जो समय सीमा की अगर बात करें ना, 380 ईस्वी से लेकर के 412 या 414 ईस्वी तक, ठीक है, इसका समय सीमा है। चंद्रगुप्त द्वितीय को कुछ उपाधियां भी प्राप्त थी। उपाधि, जिस उपाधि में विक्रमादित्य, पहले भी बताए थे, विक्रमादित्य की भी उपाधि प्राप्त थी। परम भागवत की भी उपाधि प्राप्त थी। और सकारी एक शक, अभी हम बताए थे, शक एक प्रकार का पश्चिमी शासक हुआ करते थे। इनको खा जाने वाला, शकों को खा जाने वाला, सकारी का मतलब होता है शकों को खा जाने वाला, इस प्रकार का शासक माना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। एक और उपाधि प्राप्त थी जिसका नाम है अप्रतिरथ। मतलब जिसके रथ को रोका न जा सका, ऐसा शासक था जिसके रथ को न रोका जा सके, ऐसा शासक माना जाता था। विक्रमादित्य, परम भागवत, सकारी, शकों खा जाने वाला, ऐसी उपाधि होता करती थी। प्रतिरथ, और प्रतिरथ का मतलब होता है जिसके रथ को न रोका जा सके, इस प्रकार का वह शासक हुआ करता था, ठीक है। और अगर हम बात करें, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अप्रतिरथ जो उपाधि है ना, किन किन शासकों को मिली थी। केवल ऐसे 2 शासकों को ही प्राप्त है। कौन कौन से? समुद्रगुप्त के बारे में अभी हम बताए थे, कितना प्रभावशाली शासक था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम की बात नहीं हो रही है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन 2 शासकों को प्रतिरथ की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटकों की सहायता से ही शकों को पराजित किया था। जो शक, अभी बता दें, शाकाहारी मत लिख लीजिएगा, सकारी है, मतलब शकों को खा जाने वाला, अभी हम बताए हैं खा जाने वाला, ठीक है। शकों को जो पराजित किया था ना, इसकी वजह से इसे सकारी कहा गया था। तो पराजित करने में जो सहायक थे ना, शको चंद्रगुप्त द्वितीय और वाकाटक, दोनों लोगों की मदद, मतलब सहायता की वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। यह एग्जाम में पूछा गया है कि किसकी सहायता से शकों को पराजित किया गया, तो वाकाटकों की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। यह चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब शकों को पराजित कर लिया ना, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि शकों को किसने पराजित किया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया। किसकी सहायता से? वाकाटकों की सहायता से। और जब पराजित कर लिया तो उसके उपलक्ष्य में कुछ उपाधि भी मिली। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य, अभी हमने बताया था, विक्रमादित्य की भी उपाधि प्राप्त थी, ठीक है। और साथ ही साथ इसने क्या काम किया कि चांदी के सिक्के भी चलवाए, ठीक है। ऐसा करने वाला यह प्रथम शासक था, ऐसा करने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि कब मिली? शकों को पराजित करने के बाद। कौन मदद किया? वाकाटकों की मदद से। इसके बाद उसने चांदी के सिक्के भी चलवाए, ठीक है। ऐसा चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक माना जाता है। और अभी हम बता रहे सोने के सिक्के किसने चलाए? सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ठीक है। किसको माना जाता है?
चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त प्रथम को सोने का सिक्का, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को सोने का सिक्का और द्वितीय को चांदी का सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक माने जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे चलते हैं अगली पॉइंट की तरफ। तो अगली पॉइंट में आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान आया था। हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि हम इन सब के बारे में विशेष जानकारी देखेंगे और उसी जानकारी के साथ आ गया आपका फायान। ठीक है, फायान के बारे में हम देखेंगे। तो फायान किसके शासनकाल में आया था? तो जो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, फायान का एक ग्रंथ है, ग्रंथ जिसका नाम है फोकोकी, फोकोकी इसका ग्रंथ का नाम है। ठीक है, अच्छा, बात समझ। यह एक चीनी यात्री था। किस तरह का यात्री था? चीनी यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। और इसका किसका? फायान का एक ग्रंथ था जिसमें भारत के बारे में लिखा गया था, उसका ग्रंथ का नाम है फोकोकी। ठीक है, अच्छा, अगले पॉइंट पे चलिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करते थे। कितने विद्वान हुआ करते थे? 9 लोग हुआ करते थे। 9 लोग मतलब 9 विद्वान हुआ करते थे। इन 9 विद्वानों को हम मतलब क्या नाम दिया गया था? 9 रत्नों के नाम से जाना जाता था। 9 रत्न, ध्यान रखिएगा, 9 रत्न में कितने विद्वान हुआ करते थे? 9 विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, और 9 विद्वानों में कौन कौन से, नोट कर लीजिए, जल्दी से लिखवा दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अमर सिंह, क्या नाम है? अमर सिंह, पहला विद्वान है अमर सिंह। दूसरा है, हमने बताया था कि वराह मिहिर, आपको हमने बताया भी था, मिहिर जो है खगोल वैज्ञानिक थे। ये क्या थे? खगोल वैज्ञानिक। ये खगोल वैज्ञानिक हुआ करते थे। और तीसरे हम विद्वान की बात करें तो उसमें धन्वंतरी, धन्वंतरी के बारे में भी आपने सुना होगा। चौथे विद्वान कालिदास, कालिदास। ठीक है, पांचवें हैं बरुद्दी, छठवें विद्वान घट करपर, सातवें विद्वान शंकु। शंकु को वास्तुकला, वास्तुकार थे। शंकु को किस प्रकार के विद्वान थे? वास्तुकार। ठीक है, और आठवें विद्वान बेताल भट्ट। आठवां विद्वान की बात करें तो बेताल भट्ट। नौवें विद्वान के अंतर्गत आते हैं छपड़क। ठीक है, ये इस प्रकार से ये 9 विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, और इन्हीं 9 विद्वानों को 9 रत्न के नाम से जाना जाता था। एक और क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा विद्वान 9 रत्न में शामिल नहीं था? तो वे थे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। ठीक है, इन 9 विद्वान में शामिल नहीं थे, मतलब 9 रत्नों में शामिल नहीं थे, शामिल नहीं थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लिए। अब चलते हैं एक और शासक, गुप्त शासक के बारे में बात करते हैं, कुमार गुप्त। अगला पॉइंट नोट कर लीजिए कुमार गुप्त के बारे में। ठीक है, कुमार गुप्त को एक उपाधि प्राप्त थी, जिस उपाधि का नाम है महेंद्र द्वितीय प्रथम। मैं इसको अन्य नाम से भी जाना जाता था, महेंद्रादित्य प्रथम के नाम से जाना जाता था कुमार गुप्त को। इसका शासन काल अगर समय सीमा की बात करें 414 से लेकर के 455 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, अच्छा, और कुमार गुप्त के बारे में देखिए तो कुमार गुप्त जो है ना, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख लगाने का श्रेय प्राप्त है। सर्वाधिक अभिलेख इसी के शासनकाल में लगाए गए थे।
ठीक है, गुप्त शासकों में सर्वाधिक जो अभिलेख है ना कुमार गुप्त द्वारा लगाए गए। सर्वाधिक अभिलेख लगाने का श्रेय या कुमार गुप्त को जाता है। ठीक है, अगले हम पॉइंट की तरफ देखें तो इसने अपने सिक्के पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन किया। गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन किया। ठीक है, पहले जो सिक्के हुआ करते थे ना उस पर मयूर का अंकन हुआ करते थे, लेकिन जब कुमार गुप्त का शासनकाल आया तो पहले गरुड़ का अंकन हुआ करता था, लेकिन कुमार गुप्त के शासनकाल में गरुड़ के स्थान पर मयूर का चित्र अंकित करवा दिया गया। ठीक है, कुमार गुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बात करें तो कुमार गुप्त के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के शासन काल में हुई थी। ठीक है, अगर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में देखें तो यह एक बिहार हुआ करता था, मतलब बौद्ध बिहार हुआ करता था। दूसरे पॉइंट, इसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड, किस धर्म का? महायान बौद्ध धर्म का, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। आई बात समझ में? यह किस प्रकार का विद्यालय था? बिहार प्रकार का था। इसमें महायान जो बौद्ध धर्म थे ना, बौद्ध धर्म की शिक्षा इसमें दी जाती थी, और वह भी महायान जो हुआ करते थे ना, धर्म दो भागों में विभाजित था, महायान और हीनयान। तो वह जो हीनयान थे ना इसमें नहीं हुआ करते थे, इसमें महायान की बौद्ध शिक्षा हुआ करती थी। ठीक है, और इसे ऑक्सफोर्ड कहा जाता था इस धर्म का। आगे बात करते हैं स्कंद गुप्त के बारे में। स्कंद गुप्त के बारे में, इसकी समय सीमा देखें तो 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। एक एक पॉइंट हम इसको लिख रहे हैं, आप लिखते चलिए और ध्यान देते चलिए। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है। इसके बाद भी तो शासक हुए, लेकिन सबसे अगर अंतिम और प्रतापी शासक की बात करें तो स्कंद गुप्त माना जाता है। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक, ठीक है, आई बात समझ में? वो भी कैसा शासक था? अंतिम था लेकिन प्रतापी हुआ करता था। ठीक है, दूसरे शासक की बात करें, दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें इसके समय हुड़ों का आक्रमण हुआ था। हुड़ों का आक्रमण, बात समझ में आई? हुड़ों का जो आक्रमण हुआ करता था, जो हुआ था स्कंद गुप्त के समय हुआ था। और इसी हुड़ के आक्रमण होने के बाद जब हुड़ों पर स्कंद गुप्त ने विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के बाद इनको 2 उपाधियां प्राप्त हो गई। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि, और क्रमादित्य, ये 2 उपाधियां स्कंद गुप्त को प्राप्त हुई। ठीक है, हुड़ों के आक्रमण के कारण इसके जो सिक्के थे, सिक्कों में काफ़ी अधिक मिलावट सबसे अधिक मिलावट की गई। सिक्कों में सबसे अधिक मिलावट इसी के शासनकाल में हुई। ठीक है, मिलावट क्यों? क्योंकि शासन व्यवस्था विचलित हो चुकी थी हुड़ों के आक्रमण के कारण। ठीक ना? एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजधानी कहाँ थी? अयोध्या, अयोध्या राजधानी थी। और अगर हम बात करें, सब इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट, सुदर्शन झील का निर्माण, पुनर्निर्माण, सुदर्शन झील का पुनः जो निर्माण करवाया गया था वह स्कंद गुप्त के ही
शासनकाल में करवाया गया था। ठीक है, पुनर्निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ। और यह सुदर्शन झील जो स्थित है ना, गिरनार पर्वत पर है, गिरनार पर्वत पर स्थित है। ठीक है, सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर भी बनवाया गया था। किनारे कौन सा मंदिर बना था? विष्णु मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, तो चलिए, और इसके साथ ही साथ ये शासकों का जो क्रम है समाप्त होता है। इतने मुख्य जो प्रमुख शासक हुआ करते थे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, हमने प्रेजेंट किया। अब चलते हैं गुप्तकालीन कला संस्कृति की तरफ। उन शासकों के द्वारा जो भी कला बनाई गई थी या कला का विकास जो हुआ था गुप्त साम्राज्य में, उनके बारे में। गुप्तकालीन कला संस्कृति की तरफ। ठीक है, एक एक चीज़ आप नोट करते चलिए। मंदिरों का काल कहा जाता था, गुप्त काल को मंदिरों का काल कहा जाता है, नोट कर लीजिए। गुप्त काल को मंदिरों का काल कहा जाता है या समय कहा जाता है। ठीक है, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, यह पॉइंट आप नोट चलिए। स्थापत्य कला में क्या था कि मंदिरों का निर्माण करवाया गया, और मंदिर 3 प्रकार के थे, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। यह स्थापत्य कला में हुआ था। ठीक है, और हम एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। ठीक है, इसके शासनकाल में एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। पहला, शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण हुआ था। शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। इस शासन की सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्धि थी या विशेषता थी। ठीक है, शिखर युक्त मंदिर। ठीक है, अब चलते हैं बात मंदिरों स्थापत्य कला में। प्रथम प्रकार के मंदिर की बात करते हैं, नागर शैली। नागर शैली नगरीय सभ्यता आपने पढ़ा था, कहाँ थी? उत्तर भारत में नगरीय सभ्यता। उसी नगरीय सभ्यता के हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि नागर शैली किस दिशा की या फिर किस जगह की, किस प्रदेश की शैली है। तो वह उत्तर भारत की जो शैली है, उत्तर भारत की जो शैली है उसे नागर शैली के नाम से जाना जाता है। इस नागर शैली को आर्य शैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये जिस प्रदेश में आर्यों का निवास स्थान था, उस शैली को आर्य शैली का नाम दिया गया। ठीक है, विशेषता की बात करें, विशेषता, तो इसकी पहली विशेषता यह थी कि यह शिखर युक्त थी। कैसी शिखर? विशाल शिखर युक्त थी, विशाल शिखर युक्त हुआ करती थी। दूसरी विशेषता की अगर बात करें तो इसमें सभा मंडपों का प्रयोग था, सभा मंडपों का प्रयोग था। ठीक है, नागर शैली में कौन से मंदिर आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, नागर शैली में झांसी का देवगढ़ मंदिर आता है। कौन सा आता है? झांसी का देवगढ़ मंदिर। झांसी का देवगढ़ मंदिर इसके अंतर्गत आता था। देवगढ़ मंदिर में जो शैली का प्रयोग हुआ था वह नागर शैली और पंचायतन शैली। पंचायतन शैली कौन सी होती है अभी हम बताएंगे, लेकिन इस मंदिर में नागर शैली का प्रयोग हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं देवगढ़ के दशावर मंदिर के बारे में। बार सब इम्पोर्टेंट इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। देवगढ़ के दशावतार मंदिर, देवगढ़ के मंदिर जो थे उसका नाम है देवगढ़ के दशावतार मंदिर। इसकी प्रमुख विशेषताएं नोट कर लीजिए। प्रमुख विशेषता यह नागर प्लस, अभी लिखा है नागर प्लस पंचायतन शैली में है।
पंचायतन शैली में है। ठीक है। दूसरा, इसमें 12 मीटर ऊंचे शिखर का प्रयोग हुआ है। 12 मीटर ऊंचे शिखर का प्रयोग हुआ है। इसमें 4 सभा मंडल हैं। 4 सभा मंडल नहीं, मंडप हैं। ठीक है। इसमें किस देवता की पूजा होती है? तो उस देवता के स्वरूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है। भगवान विष्णु को समर्पित है यह दशावतार का मंदिर। ठीक है। अगला पॉइंट नोट करें तो विष्णु को शेष शैया पर विद्यमान दिखाया गया है। विष्णु जी को शेष शैया पर विराजमान दिखाया गया है और लक्ष्मी जी को पैर दबाते हुए, लक्ष्मी जी को पैर दबाते हुए दिखाया गया है। ठीक है। यह तो हो गई नागर शैली। और अब बात करते हैं द्रविड़ शैली। दूसरे प्रकार के जो मंदिर हैं द्रविड़ शैली। ठीक है। अभी हम बता दें कि मंदिर 3 प्रकार के होते हैं, नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली, तीसरे अगर बात करें तो बेसर शैली। बेसर शैली, ये 3 प्रकार के मंदिर होते हैं। नगरी उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में, और बेसर शैली में ना उत्तर प्लस दक्षिण भारत का जो मिक्स था, मतलब मध्य भारत में बेसर शैली का उपयोग हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम द्रविड़ शैली को देख लेते हैं। तो द्रविड़ शैली यह किस भारत में है? दक्षिण भारत की जो शैली है, आप पिक्चर में भी देखे होंगे मंदिरों का आकार किस प्रकार होता है उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। ठीक है। दक्षिण भारत में से यह शैली प्रचलित है। विशेषता की बात करें तो इसमें विशाल प्रवेश द्वार है, विशाल प्रवेश द्वार है। ठीक है। जिसे गोपुरम कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। मंदिरों का आकार की बात करें तो इसका आकार पिरामिड टाइप है, पिरामिडाकार है। ठीक है। यह द्रविड़ शैली की विशेषता है। जैसे मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी जो मंदिर है वह द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। तीसरे मंदिर की बात करें तो बेसर शैली। बेसर शैली के अंतर्गत कौन सी शैली आती है? तो नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली दोनों का यह जो मिश्रण है ना, इस बेसर शैली में आता है। इस शैली को खच्चर शैली भी कहा जाता है। खच्चर या चच्चर शैली का भी नाम दिया जाता है। जो बेसर शैली है ना, चालुक्य शासकों द्वारा प्रचलित हुए थे। चालुक्य शासकों द्वारा प्रचलित हुई थी। इस प्रकार यह जो प्रमुख 3 प्रकार के मंदिर हुआ करते थे, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, ये 3 प्रकार के मंदिरों के बारे में हमने आपको बताया। और कुछ प्रकार के अन्य शैली का भी मिलता है, जैसे एकायतन शैली। एकायतन शैली क्या है? जहाँ पर केवल एक देवता का प्रतिमा हो, गृह में एक देवता हो। कितने देवता? एक देवता। यह एकायतन शैली है। अगर हम बात करें पंचायतन शैली की, पंचायतन शैली में आपको 5, जहाँ पर गृह में 5 देवताओं का उल्लेख मिलता है, 5 देवता होते हैं, वहाँ पर पंचायतन शैली होती है। महामारु शैली का मतलब होते हैं जहाँ अनेक देवता होते हैं, वहाँ महामारु शैली होती है। ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये थी आपकी प्रमुख शैलियाँ। अब चलते हैं गुप्त काल के मूर्ति निर्माण के प्रमुख स्थल की बात करते हैं। ठीक है। प्रमुख स्थल की बात करते हैं। कौन से स्थल? मूर्ति निर्माण स्थल। प्रमुख मूर्ति निर्माण स्थल ये कौन कौन शैली? पहला सारनाथ है, जहाँ पर
बैठे बुद्ध की प्रतिमा का उल्लेख मिलता है, बैठे बुद्ध की प्रतिमा। दूसरा है मथुरा, मथुरा में खड़े बुद्ध की प्रतिमा का उल्लेख मिलता है। और तीसरा जो है पाटलिपुत्र। ठीक है, आई बात समझे, यह 3 प्रकार के मूर्ति निर्माण स्थल हुआ करते थे, सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र। इस प्रकार से ये प्रमुख शैलियाँ थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, अजंता की गुफा। अजंता की गुफाएं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम गुफाओं के बारे में बात करें तो यह सबसे पहले पूछा जाता है किस स्थान पर है। तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अनिष्ठा नामक गांव में है। अनिष्ठा नामक गांव में स्थित है। ठीक है, औरंगाबाद के अनिष्ठा नामक गांव में स्थित है। अजंता की गुफा का निर्माण करता कौन है? निर्माण की अगर हम बात करें तो ठीक है, तो यह वाकाटक वंश के एक शासक थे, पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन का सामंत की बात कर रहे हैं। पृथ्वीसेन का सामंत था जिनका नाम था व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव के आदेश देकर बनवाया था। मतलब निर्माण जो हुआ था, वाकाटक वंश का पृथ्वीसेन जो शासक थे, उनके सामंत व्याघ्रदेव को आदेश दिया इन्होंने, और आदेश देने के बाद इस अजंता की गुफाओं को बनवाया गया था। ठीक है, अजंता की गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं, गुप्तकालीन गुफाओं के अंतर्गत आती है, जिसमें 16 नंबर और 17 नंबर की जो गुफाएं हैं वह गुप्तकालीन गुफाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच्छा, गुफा संख्या अगर 17 की अगर हम बात करें ना, 17, इसके चित्र को चित्रशाला कहा जाता है। चित्रशाला कहा जाता है। आई बात समझ में? गुफा नंबर 17 की बात हो रही है, ध्यान रखिए। 16वां और 17वां गुफा गुप्तकालीन है, और 16वें 17वें गुफा की जो चित्र है ना, उसको चित्रशाला कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, कुल गुफाओं की बात करें, दोनों, जिसे हम बता रहे हैं दोनों, मतलब दोनों टोटल गुफाएं जो है ना, टोटल 29 गुफाएं पर मिलती हैं अजंता की गुफाओं में। ठीक है, अजंता की गुफाओं में टोटल 29 गुफाएं हैं, जिनमें 16 नंबर और 17 नंबर जो गुफाएं हैं गुप्तकालीन है, और 17वें नंबर की जो गुफा है उसके चित्र को चित्रशाला कहा जाता है। अगर हम बात करें 29 टोटल गुफाओं में, तो जहाँ जो 25 जो है ना, वह बिहार गुफाएं हैं। गुप्तकालीन गुफाओं में ये बिहार गुफाएं हैं, प्लस ये जो 4 गुफाएं ना, से चैत्य गुफाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खोज की बात करें तो 1819 ईस्वी में हुआ। याद रखिएगा, 1819 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 18, अभी हम बोले थे 16 17। ठीक है, 16 17 गुप्तकालीन है, 17 के बाद था 18 19, मतलब 1819 में जो हुई थी ना, इसकी खोज हुई थी। आई बात समझ में? 1819 में खोज हुई थी, किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा। कनिंघम के द्वारा इनकी खोज हुई थी। ठीक है, और ये जो गुफाएं हैं ना, 16वां 17वां गुफाएं जो अजंता की गुफाएं हैं, अभी हम बताए थे गुप्तकालीन है अजंता की गुफाएं। तो किस प्रकार की बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं? तो यह महायान शाखा की गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, महायान और हीनयान। तो जिसमें महायान जो शाखा है ना, उस शाखा की गुफाएं अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो भी हम पॉइंट नोट कराएंगे आपको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करते चलिए, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे भैया आपको। ठीक है, यह इस लेसन का निचोड़ समझ लीजिए, बेसिक समझ लीजिए, और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी समझ लीजिए। यहाँ से आप 1 बाय 1 करके नोट करते चलिए। पहला पॉइंट नोट करिए, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। ठीक है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा गुप्त शासकों द्वारा जारी की गई थी।
सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा और प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा जारी की थी? अभी बताए थे, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, ये प्रथम है, प्रथम द्वारा जारी की गई थी। द्वितीय द्वारा, प्रथम द्वारा सोने की स्वर्ण मुद्रा जारी की गई थी और द्वितीय द्वारा चांदी की मुद्रा जारी की गई थी। ठीक है, दूसरे पॉइंट को नोट कर लीजिए। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ठीक है, उज्जैन की अगर बात करें तो गुप्त काल का उज्जैन गुप्त काल का व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ठीक है, अगले पॉइंट को नोट करिए। सती होने का जो प्रमाण है, सती प्रथा, सती होने का प्रमाण। ठीक है, यह भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख, अब हमने बताया था आपको एरण अभिलेख के बारे में। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के भी बारे में बताए थे, हरिसेन द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति एरण अभिलेख में मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। मतलब एरण अभिलेख किसका लेखन है? भानुगुप्त का। भानुगुप्त के द्वारा क्या लिखा गया? एरण अभिलेख। एरण अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? सती प्रमाण का, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो विष्णु काल, गुप्त काल में विष्णु गुप्त शर्मा, गुप्त काल में विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा नाम सुना होगा। विष्णु शर्मा द्वारा एक लेख लिखा गया था जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र या विष्णु शर्मा द्वारा संसार में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। इसको याद करिएगा, पंचतंत्र संसार में सबसे प्रचलित ग्रंथ, सबसे प्रचलित ग्रंथ कौन है? पंचतंत्र। ठीक है, और प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे बात करें तो प्रथम स्थान पे बाइबिल का नाम सुना होगा। बाइबिल, बाइबिल प्रथम स्थान पे सबसे प्रचलित है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया। ठीक ना। और बाद में बात करते हैं, अगला पॉइंट है आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा। इनके ग्रंथ का नाम है, अच्छा क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम, सूर्य सिद्धांतम नामक ग्रंथ को लिखा। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा, आर्यभट्ट के ही द्वारा ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है ना, उनका वास्तविक कारण बताया गया। किसका कारण? ग्रहण का कारण, ग्रहण का कारण बताया गया। ठीक है, और यह किस प्रकार के वैज्ञानिक थे? पहले भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक है, भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक हुआ करते थे। आई बात समझ में? पहले भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे। ठीक ना। ठीक है, और बारे में बात करें बराहमिहिर के बारे में। बराहमिहिर हमने बताया था, अभी पहले ही बताए थे बराहमिहिर के बारे में। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत आदि को लिखा। पंच सिद्धांत, बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहत संहिता, बृहज्जाक आदि की रचना की। ठीक है,
अगला पॉइंट है ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक थे। कौन से व्यक्ति? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त इस समय के सबसे महान व्यक्ति, सबसे महान व्यक्ति थे। किस क्षेत्र में सबसे महान व्यक्ति थे? वैज्ञानिक और गणित के क्षेत्र में। वैज्ञानिक और गणित के क्षेत्र में सबसे महान वैज्ञानिक थे। ठीक है। गुप्त साम्राज्य की भाषा के बारे में बात करें। गुप्त साम्राज्य की भाषा तो वह संस्कृत भाषा थी। किस प्रकार की भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। ठीक है। गुप्त साम्राज्य में चांदी के सिक्कों को रुपयाका कहा जाता था। रुपयाका कहा जाता था। ठीक है। और बात करें मंदिर बनाने का जो मंदिर बनाने की कला का जन्म इसी काल में हुआ। जन्म गुप्त काल में हुआ। आई बात सुनने। कुछ और टॉपिक हैं, थोड़ा सा आप नोट कर सकते हैं उसको। भास के 13 नाटक इसी काल में लिखे गए। भास के 13 नाटक इसी काल में लिखे गए। ठीक है। शूद्रक का लिखा नाटक, शूद्रक का लिखा नाटक कौन सा नाटक है शूद्रक द्वारा लिखा? मृच्छकटिकम पूछा जाता है। मृच्छकटिकम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृच्छकटिकम किसका नाटक है? शूद्रक का। ठीक है। किस प्रकार का यह विधि है? नाटक है। ठीक है। नाटकों में सर्वोत्कृष्ट था माना जाता है। सर्वोत्कृष्ट नाटकों में मृच्छकटिकम को माना जाता है। अगला पॉइंट है कालिदास। कालिदास का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम है जिसमें राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला का वर्णन मिलता है। ठीक है। आई बात समझ में। जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था। किस भाषा में? यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ था। ठीक है। यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ था। ऐसी यह पहली रचना की, यह दूसरी रचना है। यह कौन सी रचना है? पहली रचना कौन सी है जो अनुवाद वाली है? पहली रचना है। पहली रचना की बात करें तो भगवत गीता। अब दूसरी रचना कौन सी है जो जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ? यह दूसरी रचना है। पहली रचना भगवत गीता, दूसरी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। आई बात समझ में। एक पॉइंट अब नोट कर लीजिए, अंतिम पॉइंट है। ठीक है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह तो हमने आपको पहले भी बताया गया था। क्यों कहा जाता है स्वर्ण युग? स्वर्ण युग कहने का कारण यह है कि कला, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी विकास इसी काल में हुआ था। इस वजह से इसे सांस्कृतिक उपलब्धियों के क्षेत्र में गुप्त स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।